हेलो स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टार्टिंग की कुछ मेन हेडिंग है जो फिजिक्स में भी हैं आपके, वो पढ़ चुके हैं। और कुछ हेडिंगें जो कोलराउस मॉडल चालकता आंसर रिलेटेड इंपॉर्टेंट हेडिंग वो पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में हम लोगों ने स्टैंडर्ड मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव ये सब पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ ली है। ये हाई स्कूल के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 12th के लिए। अब सीरीज में काम क्या है? सीरीज में आप ये याद रखेंगे कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं मतलब ऊपर से नीचे, तो सीरीज में कौन कौन सा जो सक्रियता है, सक्रियता का मतलब रिएक्टिविटी, ये टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करती है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसके बढ़ते क्रम में रखा गया था श्रेणी। श्रेणी होती क्या? जब धातुओं को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये तो पता है कि ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके इंक्रीज करने पर रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसी के साथ साथ अपचायक गुण जो रिड्यूसिंग नेचर है ये भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। और धन विद्युतीय लक्षण इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी क्या करता है? डिक्रीज। केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने पर क्या बढ़ता है? ऑक्सीकारक क्षमता जो है, जिसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहते हैं, ये बढ़ती है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि सीरीज क्या है, श्रेणी क्या है, और उस सीरीज में ऑर्डर क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या है? टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रही है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। ऑक्सीकारक क्षमता उसी के अनुसार काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बाकी तीनों चीजें जो हैं ये डिक्रीज करती हैं ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने पर घटती हैं, कह सकते हैं अपोजिट होती हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे बहुत से। तो आप सीरीज याद रखेंगे और जब हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो उससे रिलेट करेंगे इसको आगे। अब इसमें एक इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, नॉन समीकरण। इन्होंने क्या किया था? E और E0 मतलब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक संबंध दिया था। एट टी टेम्परेचर इन्होंने रिलेशन क्या दिया कि E इक्वल एक फॉर्मूला होता है E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log Q बेस 10, जहां पर E आपको पता है E इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R आपको पता है विलियन स्थिरांक कहते हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर हो गया, ताप, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जानकारी दे रहा है यहाँ पर। F है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है 96,500 कूलम लेते हैं, 96,500 कूलम न्यूमेरिकल के पर्पज से। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96,485 कूलम। क्यों होता है क्वोटिएंट ऑफ रिएक्शन, जिसको अब क्रिया का भागफल हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं। ये हम लोग न्यूमेरिकल में एक बार लगाना भी सीख लेंगे, लेकिन किसे क्या कहते हैं ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि समीकरण पूछता है और समीकरण में जो भी पद मौजूद है उनकी जानकारी भी पूछता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस जब बात करेंगे, ताप हम लोग कितना ले लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस फॉर्मूले को जब रिलेट किया गया तो एक ऐसी वैल्यू बनाएगी 0.059 अपॉन में n log Q बेस 10। मतलब क्या है कि R की वैल्यू पुट कर दी गई, T की वैल्यू पुट कर दी गई होगी और F की, फिर ये समीकरण आ गया जिसको सरलतम रूप कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप ये समीकरण याद रखेंगे। साम्यावस्था पर कभी कभी पूछ लेता है, तो साम्यावस्था पर ये याद रखेंगे E की वैल्यू जो सेल का विभव होता है वो 0 होता है, और जो Q है अपक्रिया का भागफल ये Kc के इक्वल होता है। तो टी टेम्परेचर पूछेगा तो यहाँ पर 0, यहाँ Kc रख देंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो इसमें वही काम करेंगे। ये याद रखेंगे कि साम्यावस्था पर E की वैल्यू 0 होती है और Q की वैल्यू Kc के बराबर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक। तो ये थ्योरी का पोर्शन और था, और इसके बाद कुछ लॉन्ग डेफिनेशन बनती हैं, हम लोग उसकी ओर मूव करते हैं आगे। एक हेडिंग है जिसको आप कहते हैं गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइए, तो उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेज होते हैं, मतलब जो विद्युत के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होते हैं, दो तरह से हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कह देते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, और एक को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक
लिटिक सेल, ये रासायनिक परिवर्तन के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन दोनों में मेनली अंतर क्या होता है इसको समझें। इसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से, बाह्य स्रोत से, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा, विद्युत अपघटनी सेल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। जैसा कि इंग्लिश और हिंदी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हेडिंग भी रिलेट करने पर दिख रही होगी आपको, विद्युत रासायनिक। अब इन दोनों में क्या समझना, हमें अंतर कैसे समझेंगे, तो उसको शॉर्ट भाषा में समझते हैं। इसमें हम लोग बाहर से कुछ ऊर्जा देते हैं, बाह्य स्रोत से। बाह्य स्रोत से जब ऊर्जा देते हैं, और बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। मतलब बाहर से हम लोग पहले एनर्जी दे रहे हैं, तब इसमें रिएक्शन हो रही है रासायनिक, मतलब विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें पहले रिएक्शन हो रही है और फिर उससे हमसे इलेक्ट्रिक जनरेट की जा रही है। मतलब इसमें रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जा रहा है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यहां विद्युत जो है उसको रासायनिक में परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। और इसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। आप बात समझ गए होंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड हमें लेना होता है, सॉरी इलेक्ट्रोड लेते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट एक लेकर के उसका सोल्यूशन बनाते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे NaCl है, ZnCl2, कॉपर सल्फेट, कोई भी लवण ले सकते हैं आप। उस लवण को लेकर के हमने एक विलयन बनाया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड को डुबो दिया। इन इलेक्ट्रोडों को हमने जोड़ दिया किसी भी सेल या बैटरी से। सेल या बैटरी से जोड़ने पर जो भी इसमें परिवर्तन होंगे वो सब आ जाएंगे किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। मतलब विद्युत रासायनिक सेल में एक कंटेनर होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ होते हैं। इसमें बाह्य स्रोत के लिए हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ये सारे पॉइंट हो गए विद्युत अपघटनी सेल के। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं, और जो इलेक्ट्रोड लेंगे उन्हीं के लवण का विलयन होगा, जैसा कि हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड में पढ़ा था। जैसे अगर ये जिंक की रॉड है तो जिंक का कोई विलयन ले लिया गया, जिंक सल्फेट का। ये कॉपर की अगर रॉड है तो कॉपर का कोई विलयन ले लिया गया, कॉपर के लवण का। समझ गए होंगे आप। मतलब जो मेटल लेंगे उसी के लवण का विलयन ले लेंगे, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड लेंगे। इनको एक वायर के थ्रू जोड़ देंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तब होगी जब ये सोल्यूशन एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, और इस सोल्यूशन को, इस विलयन को जोड़ दिया जाता है किससे, लवण ब्रिज के द्वारा। इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो NaCl या KCl के सोल्यूशन से फिल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 कंटेनर लेंगे, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डुबोएंगे और उनको एक पतले तार के द्वारा जोड़कर दोनों कंटेनर को, विलयन को किससे जोड़ देंगे, लवण ब्रिज के द्वारा। तो इसमें रासायनिक अपक्रिया होगी जिसका परिवर्तन हम लोग किसमें करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। मेरी बात समझ गए होंगे आप। इसमें बाह्य स्रोत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें बाह्य स्रोत की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन में डुबाया जाता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग विलयन में डुबाया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। लेकिन जब विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो इसका एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इनसे न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे, इसलिए इस पूरी बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आप अंतर भी रिलेट कर सकते हैं, डेफिनेशन भी अलग अलग समझ गए होंगे आप। तो इसके आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे सेल के बारे में। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल आपने पढ़ा होगा। प्राथमिक सेल जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहते हैं। जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, उसको हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक सेल में आपने अंतर समझा होगा कि प्राथमिक को चार्ज नहीं किया जा सकता, द्वितीयक को किया जा सकता है। प्राथमिक सेल में जैसे पूछ लेता है ड्राई सेल के बारे में, जिसको लेक्लांसे सेल भी कहते हैं या जिंक कार्बन सेल भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि
एक जिंक का केन लेते हैं हम लोग, और इसमें ग्रेफाइट की एक रॉड होती है, और इस ग्रेफाइट रॉड के पास हम लोग क्या करते हैं कि MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 सॉलिड फॉर्म में भरा होता है। और बाकी जगह आप जानते होंगे सेल में क्या फिल रहता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का मॉइस्ट मिक्सचर होता है, नम मिश्रण होता है किसका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ये जो जिंक की केन होती है, ये जिंक केन काम करती है किसका, एनोड का। जो ग्रेफाइट की छड़ होती है वो काम करती है किसका, कैथोड का। तो कौन क्या काम कर रहा है, ये जानकारी। विद्युत अपघट का काम कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण। होता क्या है सेल में, सेल में एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन होती है। सबसे पहले एनोड पर क्या होता है कि जो जिंक के इलेक्ट्रॉन है वो निकलते हैं और Zn2+ बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। ये इलेक्ट्रॉन आउटर सोर्स के थ्रू पहुंचता है ग्रेफाइट के पास, और जो ग्रेफाइट है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, MnO2 इसके आसपास है। MnO2 जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हमने कहा NH4+, ये NH4+ की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Mn2O3 एक कंपाउंड बनाएगा, कुछ अमोनिया भी निकल जाएगा एंड कुछ एस्टर। बाकी काम रिएक्शन की बैलेंसिंग का है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राथमिक सेल कहते किसे हैं, या जिंक कार्बन सोर्स सेल किसे कहते हैं, लेक्लांसे सेल किसे कहते हैं। दिख रहा होगा लेक्लांसे सेल की बात कर रहे हैं हम लोग ड्राई सेल में, प्राथमिक सेल में। और इसमें क्या होता है कि जो जिंक की केन ली हमने, केन में ग्रेफाइट की रॉड ली, जिंक केन एनोड का, ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का काम करती है। इसके चारों ओर हम लोग सॉलिड MnO2 भरते हैं, और बाकी जो सेल का भाग होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भर देते हैं। जिंक एनोड, ग्रेफाइट कैथोड, और इन दोनों का मिक्सचर किसका काम करता है, विद्युत अपघट्ट का। जब सेल हम लोग वर्किंग में लाते हैं, यूज करते हैं, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है Zn2+ में, और NH4+ आयनों की उपस्थिति में MnO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn2O3 में। ये रिएक्शन चलती रहेगी, और एक ऐसा प्रोसेस आएगा कि अमोनियम आयन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी का यूज कर रहे हैं, अमोनिया गैस के फॉर्म में निकल गया। और जिस समय अमोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, उस समय सेल काम करना बंद कर देता है, यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है, आप कह सकते हैं। इसीलिए प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरी प्राथमिक सेल की बात। हम लोग बात करते हैं अब द्वितीयक सेल की। तो देखते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी करके आपने पढ़ा होगा, जिसको द्वितीयक सेल भी कह देते हैं। द्वितीयक सेल का कह सकते हैं प्रमुख उदाहरण है सीसा संचायक सेल, जिसको हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। अब सीसा संचायक सेल में क्या होता है कि जो पीबी है वो काम करता है एनोड का, PbO2 जो है वो काम करता है कैथोड का, और H2SO4 का लगभग 37 से 38% सोल्यूशन लेते हैं, जो काम करता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इस तरह से आपने देखा हो कभी, एक सेल बना लिया हमने, तो एक को नाम हमने दे दिया लेड, एक को लेड PbO2। इस तरह की प्लेटें लगी होती हैं, एक एनोड का काम कर रहा है और एक कैथोड का, और H2SO4 का सोल्यूशन फिल होता है। क्या होता है इसमें, एनोड पर इसमें भी क्या होता है, एनोड का ऑक्सीकरण, एनोड पर लेड का, Pb का, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया Pb2+ में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। लेकिन यहाँ पर सल्फेट आयन मौजूद है जो H2SO4 के कारण है, तो ये Pb2+ आयन तुरंत सल्फेट आयनों से रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं PbSO4। तो एनोड पर लार्ज क्वांटिटी में सॉलिड फॉर्म में क्या एकत्रित हो जाता है, लेड सल्फेट। फिर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर PbO2 मौजूद होता है H+ आयनों की प्रेजेंस में, जो कि H2SO4 में प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ये भी बनाते हैं Pb2+, HO के साथ H2 निकाल देगा। फिर से यही होता है, Pb2+ आयन जो है रिएक्शन करते हैं और सल्फेट आयनों से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट का अवच्छेद बना लेते हैं। तो एनोड पर Pb का ऑक्सीडेशन हुआ Pb2+ में,
लेकिन इसने सल्फेट आयनों से रिएक्शन करके क्या बना लिया, लेड सल्फेट। कैथोड पर PbO2 ने H+ की सहायता से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और Pb2+ बना लिया। फिर से यहाँ पर Pb2+ सल्फेट के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट। तो इस तरह से हमें लेड सल्फेट एनोड पर मिलता है और कैथोड पर। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है एक बड़ी मात्रा कलेक्ट हो जाती है एनोड और कैथोड पर, किसकी, लेड सल्फेट की। अब हमें जब बैटरी को क्या करना होता है, चार्ज करना होता है, तो इसके टर्मिनल को हम लोग चेंज कर देते हैं। मतलब जो पहले एनोड था उसको कैथोड बनाते हैं, कैथोड को एनोड बनाते हैं और रिएक्शनें रिवर्सिबल हो जाती हैं और कुछ समय के पश्चात बैटरी पुनः आवेशित हो जाती है फिर से कार्य करने के लिए। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो सीसा संचयक सेल कहते हैं, द्वितीयक बैटरी कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया। प्राथमिक सेल में जो कि हमने लेग्रांज सेल के बारे में पढ़ा, ये दोनों बातें हो गई। और दो टॉपिक अभी हम लोग और पढ़ेंगे, ईंधन सेल और संचारण के बारे में। दो टॉपिक रह गए थे, ईंधन सेल जिसको हम लोग फ्यूल सेल भी कहते हैं। ईंधन सेल के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। ईंधन सेल कहते किसे हैं, जो गैल्वेनिक सेल है जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं। ईंधन सेल जो है वो बिल्कुल उसी की तरह होता है, लेकिन उसमें रिएक्टेंट फिल रहता है। इसमें रिएक्टेंट की सप्लाई बाहर से की जाती है। जैसे कि एक उदाहरण लेके हम लोग बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो बनाया गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कंटेनर में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं और बीच में एक विलियन फिल कर देते हैं जो KOH का विलियन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पर हम लोग ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। इसमें होगा क्या, जो भी सॉल्यूशन फिल किया जाता है KOH का, वो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट काम करता है। इसमें एनोड पर क्या होता है, एट एनोड, ये ध्यान रखेंगे, एनोड और कैथोड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कंपलसरी। जो हाइड्रोजन है वो KOH ब्रेक हो जाएगा, K+ OH- की प्रेजेंस में H2O बना लेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 कर दिया, समझ गए होंगे आप। एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है H2O की प्रेजेंस में, क्योंकि विद्युत अपघट्ट है KOH का विलयन, H2O की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और OH- बना लेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ 2 कर दिया और इलेक्ट्रॉन 4। जब इन रिएक्शनों को हम लोग ऐड करेंगे बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड कर देंगे इसको सेकेंड के साथ। तो हम लोग को करना क्या है, जब ये रिएक्शन ऐड हो जाएगी तो कुछ इस तरह का एक पार्ट आएगा, H2O बनेगा। बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं। हम आते हैं मुद्दे पर। काम क्या है, जो ईंधन सेल है वो हमने कहा कि पूरी की तरह कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, वो जो प्राथमिक सेल थे वो प्राथमिक सेल डिस्चार्ज हो जा रहे थे, लेकिन इसमें अभिकारक जब तक दिया जाएगा, ये है रिएक्टेंट, अभिकारक की जब तक हम लोग सप्लाई करते रहेंगे, भेजते रहेंगे, तब तक ये काम करता रहेगा। भेजना बंद कर दिया, काम करना बंद कर देगा। जैसे चक्की में आपने गेहूं डाला और चक्की चल रही है तो आटा निकलता रहेगा, लेकिन गेहूं डालना बंद कर देंगे तो आटा नहीं निकलेगा। सेम उसी तरह जब तक अभिकारक दे रहे हैं तब तक प्रोडक्ट बनेगा, जहां हमने अभिकारक देना बंद किया प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, फिर जब देना शुरू करेंगे फिर से हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अब इसमें क्या है कि एनोड और कैथोड, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन को जो हमने भेजा, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो एनोड पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जल बन रहा है क्रिया में और जल के बनने पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि ईंधन सेल के रूप में यूज कर लेते हैं जो ऊर्जा है। और इस तरह के पहले रॉकेट वगैरह ये सब चीजें बनाए गए, अपोलो जेमिनी के उपकरण बनाए गए, जिसमें जो जल बनता था उसको शुद्ध पेयजल के रूप में यूज कर लिया जाता था और ऊर्जा का यूज एनर्जी के फॉर्म में कर लेते थे जो मुक्त होती थी। ये हो गई ईंधन सेल की पूरी बात। फिर क्या है संचारण, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। कोरोजन किसे कहते हैं, जब किसी धातु की छड़ को वायु और नमी की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में कहीं रख देंगे तो वो क्या होगा, उसकी परत जो होगी धीरे धीरे करके क्षय होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। तो जब वो धीरे धीरे क्षय होने लगेगा तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण। जैसे लोहे में जंग लगना संचारण का एक प्रबल उदाहरण है। अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, क्या, जैसे लोहे पे संचारण लगने की क्रियाविधि पूछ लेता है, तो इसमें हम लोग आयरन को एनोड बनाते हैं, तो
एट एनोड कौन सी अपक्रिया होती है? Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Fe2+ बनाता है। और कैथोड पर क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन है, जल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बना लेता है? OH- आयन। रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी है। ये फेरस आयन OH- आयन से अपक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत होकर के ये कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और यही फेरिक हाइड्रोक्साइड क्रिस्टली Fe2O3.X H2O में बदलते हैं, जिसको कहते हैं रस्ट या जंग। तो इसमें होता क्या है, कोई भी धातु जब रखी जाती है तो गैल्वेनिक शेल बना लेती है अशुद्धि की उपस्थिति में। अब वो इम्प्योरिटी जो होती है वो काम करती है किसका? कैथोड का, और जो धातु की छड़ होगी अधिक सक्रिय होगी वो काम करेगी एनोड का। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। इसमें जो फेरस आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और ये क्रिस्टल फेरिक ऑक्साइड में जब कन्वर्ट होते हैं उसी को कहते हैं जंग लगना या रस्ट होना। तो बोर्ड एग्जाम में एनोड और कैथोड पर होने वाली अपक्रियाओं के आधार पर आपसे कहेगा प्राथमिक सेल बताइए, द्वितीयक सेल बताइए, या ईंधन सेल बताइए, या संचारण। हम लोगों ने चारों की बात कर ली है लॉन्ग में, और इसके साथ थ्योरी का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया। इंपॉर्टेंट सारी चीजें लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको ये पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले लिख लेते हैं और न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्म पर करना। चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, इनसे न्यूमेरिकल लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या करना है आपको? टाइप 1 में जो फॉर्मूले हैं वो करेंगे, टाइप 2 में फैराडे से रिलेटेड है, ये स्टार्टिंग में मोलर चालकता वगैरह चालकता तो ये सब पढ़ा आपने, उससे रिलेटेड है। ये आपने नट समीकरण पढ़ा, टाइप 3 में उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और टाइप 4 में आपने पढ़ा होगा वियोजन स्थिरांक, वियोजन की मात्रा और गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो इनसे रिलेट करके दो फॉर्मूले ये पढ़ाए हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इनके, तो इनको भी ध्यान देंगे। किसे क्या कहते हैं ये समझते हैं। वी क्या होता है? विभवांतर होता है, जिसको पोटेंशियल कहते हैं। आई करंट होता है, धारा। आर पता ही रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। जी को मैंने लिखवाया था, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकत्व। रो क्या है यहाँ पर? रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कप्पा आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसे कहते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। एक्स सेल स्थिरांक है, सेल कांस्टेंट है। लैम्डा एम मोलर चालकता है। लैम्डा एक्यू तुल्यांकी चालकता है। और इसमें पढ़ा था हम लोगों ने, अगर यहाँ मोलर होगा तो मोलर कह देंगे, तुल्यांकी होगा तुल्यांकी कह देंगे। धन आयनों की संख्या है न्यू प्लस न्यू माइनस, धन आयनों की ये न्यू माइनस ऋण आयनों की संख्या है। बाकी जो मोलर चालकता दी होगी उनकी वो रख लेंगे सूत्र में, लैम्डा एम प्लस लैम्डा एम माइनस का मतलब। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? पदार्थ की मात्रा है, जो भी अवक्षेपित या निक्षेपित होगी। जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्यू जो होता है विद्युत होता है, आईटी की इक्वल होता है, पता ही है। इसकी वैल्यू ई अपॉन में 96,500 होती है। इससे न्यूमेरिकल ज्यादा लगेंगे, पहले वाले से तो कम लगेंगे। और टाइप 3 में नर समीकरण है, ये टी ताप पर है और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ज्यादातर न्यूमेरिकल हमारे 25 डिग्री सेल्सियस के ही पूछे जाते हैं पेपर में, तो 25 डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ई क्या है आपको पता ही होगा यहाँ पर कि ई क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है। एन मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यू अपक्रिया का भागफल होता है। लेकिन अगर साम्यावस्था पर बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो सेल का विभव 0 होगा, मतलब E इक्वल 0 और Q इक्वल होगा Kc की। तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। और साम्यावस्था पर अल्फा वियोजन की मात्रा टाइप 4 में, लैम्डा एम मोलर चालकता है लेकिन सी सांद्रता पर, यहाँ पर लैम्डा एम मोलर चालकता है मगर अनंतता पर। के आपको बताया मैंने वियोजन स्थिरांक है। डेल्टा G0 क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और एन वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। एफ फैराडे कांस्टेंट है, E0 आपको पता ही है। तो इसके अब हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो फॉर्मूले आप पूरी ईमानदारी से याद कर लेंगे ताकि हमारे लिए न्यूमेरिकल का काम इजी हो जाए। थैंक यू।